Hi students, myself Professor Vikas Shukla. Today I am going to take my 13th lecture of Solution and Colligative Properties. Previous वीडियो में मैंने आपको Solubility of gaseous solute in liquid solvent इसके बारे में बताया था और मैंने बताया था कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर से अफेक्टेड होती है। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर। प्रेशर के रिगार्डिंग मैंने बताया था, हेनरी लॉ के बारे में बताया था, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस सब्सटेंस है, के एच हेनरी कॉन्स्टेंट है और x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सब्सटेंस है। इनके बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हेनरी कॉन्स्टेंट के एच की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी कि गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर है, और तीसरी बात टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इतनी बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर तो आप देखिए और सीखिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशन है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशन है? तो बच्चों, हेनरी लॉ की बेसिकली 2 लिमिटेशन हैं। पहली बात, हेनरी लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अप्लाई होता है। तो देखिएगा, अप्लाइड मैं लिख रहा हूँ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस सब्सटेंस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा, आइडियल गैस कहते हैं, आइडियल गैस के जैसे बिहेव करेगा। आइडियल गैस किसको कहते हैं? ऐसे गैसेस सब्सटेंस को जिनमें आपस में किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि न ही एसोसिएशन होगा, न डिसोसिएशन होगा, न ही अट्रैक्शन होगा, न ही रिपल्सन होगा। तो ये किस पे अप्लाई होता है इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लो प्रेशर पे अप्लाई होता है और हाई टेम्परेचर पे अप्लाई होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई होगा। अगर कोई नॉन आइडियल गैस है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए हेनरी का लॉ अप्लाई नहीं होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है ये आप देखिएगा कि गैस सब्सटेंस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में या सॉल्वेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये गैसियस सॉल्यूट should not associate or dissociate in solvent। यानी कि कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इसमें एसोसिएशन की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए या डिसोसिएशन की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। अगर गैसेस सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है ऐसी कंडीशन में उस पर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो आप देखो, जैसे मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, ये अमोनिया है, NH3 गैस है। अगर इसको वाटर के प्रेजेंस में रखते हैं, वाटर सॉल्वेंट है, तो ऐसी कंडीशन में किसका फॉर्मेशन करेगा? NH4OH का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन की प्रोसेस को शो कर रहा है। ये देखो, ये क्या शो कर रहा है? एसोसिएशन की प्रोसेस। अब अगर यही NH4OH है तो ये NH4OH आप देखोगे डिसोसिएट हो सकता है NH4 प्लस और OH माइनस में एक्वस मीडियम में वाटर के प्रेजेंस में। ये कहलाएगा डिसोसिएशन कहलाएगा। यानी कि इनके लिए हेनरी का लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरा मैं एग्जांपल अगर दूं तो CO2 गैस हो गया, ये वाटर के प्रेजेंस में एसोसिएशन शो करेगा
और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन तब कर रहा है जब CO2H2 मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एसोसिएशन कहेंगे। फिर अगर इसी H2CO3 को फिर से अगर एक्वस मीडियम में रखा जाए तो देखा जाता है कि ये H+ और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है। यानी कि ये कौन सी प्रोसेस हो गई? डिसोसिएशन की प्रोसेस हो गई। तो ऐसी कंडीशन में CO2 गैस के लिए भी अप्लाई नहीं होगा हेनरी काला, न तो अमोनिया के लिए अप्लाई होगा, न तो CO2 के लिए अप्लाई होगा। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर वाटर के प्रेजेंस में रखा जाता है तो देखा जाता है कि ये एसोसिएट और डिसोसिएट होने लगता है, यानी कि ये आइडियल गैस नहीं हुआ और इन गैसेस के लिए हेनरी का लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसलिए जब भी आप देखोगे हेनरी लॉ पे जब भी न्यूमेरिकल आता है तो किसके बारे में? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या इनर्ट गैस जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं, इन गैसेज का एग्जाम्पल दिया होता है, इन गैसेज के बारे में फैक्ट दिया होता है, क्योंकि ये गैसेज ही हैं जो ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करते हैं और इनके ऊपर कौन सा? हेनरी का लॉ अप्लाई होगा। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अगर हम लोग हेनरी लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं, ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। इसके कुछ एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन मैं बताने जा रहा हूं, इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेज। कार्बोनेटेड बीवरेजेज का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ड्रिंक सब्सटेंस जिनमें CO2 गैस बहुत हाई प्रेशर पे भरी होती है। तो जो CO2 गैस बहुत हाई प्रेशर पे भरी होती है वो CO2 गैस आप देखोगे हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन होता है। कैसे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है इस बात को समझिएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, शैम्पेन की बोतल हो गई, तो इनमें CO2 गैस एज ए प्रिजर्वेटिव भरा होता है, बहुत हाई प्रेशर पे भरा होता है। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है? ये भी एप्लीकेशन हेनरी लॉ का है। जब बोतल को हम लोग खोलते हैं तो देखिए जब तक CO2 गैस जो बहुत हाई प्रेशर पे भरी होती है छाए के साथ, आवाज़ के साथ बाहर निकलती है, देन इट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेज। कार्बोनेटेड बीवरेजेज में जो ड्रिंक सब्सटेंस होते हैं जैसे शैम्पेन हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए, उनमें CO2 गैस है जो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। तो CO2 गैस जो इसमें फिलअप किया जाता है ये बहुत हाई प्रेशर पर, इट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन, ये देखिए इन फिलिंग गैसेज सिलेंडर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। जो समुद्री गोताखोर होते हैं तो वो समुद्री गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस, प्योर ऑक्सीजन गैस तो भर के नहीं जा सकते हैं। प्योर ऑक्सीजन गैस तो भर के क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि अगर प्योर ऑक्सीजन गैस होगा तो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत हाई प्रेशर के साथ बॉडी में जाएगा और इतने हाई प्रेशर में जो ब्लड कैपिलरी हैं, रेस्पिरेटरी कैपिलरी है, वो बस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो सकती है, आदमी कोमा में जा सकता है। इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट करने के लिए उसमें
कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, इनर्ट गैस मिलाते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में आप देखोगे बेटा 56% नाइट्रोजन गैस लेते हैं, 32% यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लेते हैं और लगभग 12% के आसपास हीलियम गैस लेते हैं। तो नाइट्रोजन और हीलियम क्यों ऑक्सीजन के साथ लेते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का नेचर इफेक्टेड नहीं होगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा था, जो इसका रजिस्ट्रेटिंग जो है इफेक्ट हो रहा था बॉडी में, ये नहीं हो पाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात देखेंगे, जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इसी बेसिस पर होता है। जैसे आप देखो, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे पहुँचता है? लंग्स पे पहुँचता है। लंग्स में के सरफेस पर ब्लड कैपिलरी का एक डेंस नेटवर्क पाया जाता है और जब डेंस नेटवर्क पाया जाता है तो उस ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है, ये लंग्स में जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप देखोगे जब कहाँ पे पहुँचेगा, किसी सेल्स या टिश्यू के सरफेस पर पहुँचेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये देखिए Hb4O2 ये है, ये जब कहाँ पे पहुँचता है? जब किसी लंग्स या सेल्स के जब सेल्स या टिश्यू के सरफेस पे पहुँचेगा तो आप देखोगे ये Hb4 बन जाएगा। ये Hb4 बना और +4O2 रिलीज हो गया। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ सेल या टिश्यू ये प्रोसेस होती है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सेल या टिश्यू में चला जाएगा, क्योंकि सेल या टिश्यू के सरफेस पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और सेल या टिश्यू में आप देखोगे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या बेटा? कम है। तो ये अपने आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सेल या टिश्यू में चला हो जाएगा। ये भी जो किसका एप्लीकेशन? हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका एक एप्लीकेशन और है और वो एप्लीकेशन भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा एप्लीकेशन है? जैसे जो भी पर्सन्स बहुत हाई अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जो भी पर्सन्स जिनकी लिविंग हैबिटेट बहुत हाई अल्टीट्यूड पर होती है, यानी कि समुद्र की सतह से बहुत ऊपर पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे? ये द पर्सन्स लाइव एट वेरी हाई अल्टीट्यूड, जैसे कि नेपाल में जो लोग पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जो लोग पाए जाते हैं, तो उन लोगों में आप क्या देखेंगे जो कि वो इतने ज़्यादा जो है सी लेवल से ऊपर पाए जाते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उनकी बॉडी की जो ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ने की वजह से उनमें ऑक्सीजन को कैप्चर करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। देन दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है? हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। फिर से आप देखिए, मैंने बताया कि द पर्सन्स लाइव एट वेरी हाई अल्टीट्यूड, जैसे जो पर्सन सी लेवल से बहुत हाइट पे रहते हैं, शुरू से ही रहते हैं बाई बॉर्न, जैसे नेपाल हो गया, जम्मू कश्मीर के रीजन हो गए, तो वहाँ के लोगों का स्किन अगर आप देखो तो कैसा दिखाई देता है? रेडिश कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतने हाई अल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है,
ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन के काउंट बढ़ने की वजह से आप देखोगे उनमें हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ जाएगा और उनका स्किन जो है रेडिश कलर का दिखाई देता है। दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। इस तरीके से मैंने आपको हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन बताया। अब आगे हम लोग चलते हैं। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताने वाला हूँ कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर के बारे में देखिए, अगर हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो ये देखिए मेरे सामने एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो तो वाटर, प्योर वाटर भरा हुआ है। ये कंटेनर क्लोज है। अगर मैं इस कंटेनर को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 35, 40, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखूँ तो क्या देखूँगा कि कुछ समय के बाद यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट जो होता है सरफेस पर, जो एम्प्टी पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे मुझे वाटर मॉलिक्यूल के ड्रॉपलेट दिखाई पड़ेंगे। वो वेपर के फॉर्म में होंगे। कुछ समय के बाद और देखूँगा तो इन ड्रॉपलेट का जो था नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये चूँकि क्लोज कंटेनर है तो वाटर वेपर स्केप नहीं कर पाएंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि द प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, द प्रेशर exerted by vapor molecules on the surface of liquid at a constant temperature, as a result an equilibrium established between the liquid phase and vapor phase, it is called vapor pressure। जैसे मैं अगर एक रफ डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो समझिए, जैसे बेटा यहाँ पर एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ये हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इस कंटेनर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर 35, 40, 45, 50 किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, रखें तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉपलेट के फॉर्म में इकट्ठा होने शुरू कर देंगे। ये वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए ये वेपर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे इनका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि ये वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। जब प्रेशर क्रिएट करते हैं तो इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। और इस कंडीशन में जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उतना ही फिर से वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो मैं अगर वेपर प्रेशर की डिफिनीशन लिखूँ तो क्या कर सकता हूँ, इट इज द प्रेशर exerted by vapor molecules at the surface of liquid at a constant temperature, या given temperature कहिए, एक ही बात है, at a constant temperature, as a result an equilibrium established between, B upon W का मतलब between liquid phase and वेपर फेज इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर ये लिक्विड फेज है सब्सटेंस का और यहाँ पे जो ड्रॉप के फॉर्म में बना हुआ है ये वेपर फेज है। ये बात ध्यान दीजिएगा, इट इज़ कॉल्ड वेपर फेज। तो जब वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं तो इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर लगने लगेगा तो जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज कंटेनर दिखाया है बेटा, तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा क्लोज कंटेनर ही होगा। जैसे
समुद्र इतना बड़ा होता है कि क्या समुद्र के ऊपर कोई ढक्कन होता है, क्या उसको क्लोज कर सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन उसके चारों तरफ देखिए वेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सिस्टम छोटा है, तो छोटे सिस्टम में वेपर प्रेशर देखने के लिए मैंने क्लोज कंटेनर का यूज़ किया। अगर सिस्टम बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में क्लोज कंटेनर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वेपर प्रेशर वहाँ पे आप फील कर सकते हो, वहाँ पे वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो हाई ह्यूमिडिटी किसकी वजह से होती है? वेपर प्रेशर की वजह से होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। दूसरा फैक्टर आप देखोगे टेम्परेचर। और तीसरा जो फैक्टर होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, वो मोल फ्रैक्शन है। तो मैं आपको तीनों फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, पहला फैक्टर, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स हैं? ये 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। आइए देखते हैं। पहला फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब यहां पर क्या हुआ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर हम लोग वेपर प्रेशर से इसका रिलेशन देखें, तो वेपर प्रेशर से इसका रिलेशन क्या होगा? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर attraction forces between liquid molecules, liquid molecules। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में उनका वोलेटाइल नेचर भी कम होगा। और वोलेटाइल नेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वोलेटाइल नेचर वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है बेटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ एथिल अल्कोहल और डाई एथिल ईथर में कंपेयर करता हूँ, तो आप देखोगे डाई एथिल ईथर में, है ना, ईथर में वेपर प्रेशर अधिक होगा एज कंपेयर टू एथिल अल्कोहल। अगर मैं एथिल अल्कोहल और वाटर दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, अगर दोनों में मैं कंपेयर करता हूं, तो आप देखोगे कि एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर अधिक होगा वाटर के कंपेयर में, क्योंकि एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैंने आपको बताया कि अगर जो है किसी लिक्विड सब्सटेंस है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर अधिक है तो वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना, अधिक है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ईथर में जैसे CH3OCH3, इसका वेपर प्रेशर मोर एज कंपेयर किससे अधिक होगा? टू एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के कंपेयर में ये ईथर मॉलिक्यूल है, मिथॉक्सीमीथेन इसको कह सकते हैं, इसका वेपर प्रेशर अधिक होगा और एथिल अल्कोहल का कम होगा। ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कम करता है, तो ऐसी कंडीशन में इनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं एथिल अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल में कंपेयर करूं, तो एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर अधिक होगा एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक है। वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि एथिल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में, है ना,
इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल अधिक वेपर प्रेशर वाला होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताया, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूँ, और ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, उस फैक्टर को हम लोग कहेंगे टेम्परेचर कहेंगे। अब आइए टेम्परेचर के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसको समझिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। अब मैं आपको वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करने वाले सेकेंड फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको टेम्परेचर कहते हैं। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर है। देखिए, जैसे इस कंटेनर में लिक्विड है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। अगर इसको हम लोग कंटिन्यूअसली हीट देंगे तो हीट करने पर क्या होगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि धीरे धीरे निचले सरफेस से ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे, और अगर एक कंटेनर खुला हुआ है तो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो जब वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, वेपर के फॉर्म में आ जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इन बातों से समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का, वोलेटाइल लिक्विड का, ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम कर देंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे मेन कारण यह है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो कंटेनर के बॉटम से सरफेस पे आना शुरू कर देंगे। जब वो सरफेस पर आना शुरू कर देंगे तो कुछ समय के बाद ये सरफेस से बाहर फ्री हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहीं पर मैं आपको नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट नोट का, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, उसको टेम्परेचर T1 दे रहे हैं तो उस समय उसका वेपर प्रेशर P1 है। टेम्परेचर अगर बढ़ा के T2 कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, P2 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इनमें जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को एक पर्टिकुलर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस इक्वेशन को कहा जाता है क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। ये देखिए, ये क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन इस नाम से जाना जाता है, साइंटिस्ट के नाम से। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, लॉग P2/P1 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R, फिर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहा जाता है क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर आप P2 और P1 की बात करें तो ये क्या है, P1 एंड P2 आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, उसका वेपर प्रेशर P1 टेम्परेचर T1 पर है, जबकि वेपर प्रेशर P2 टेम्परेचर T2 पर है, T2 की वैल्यू T1 से अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि P2 की वैल्यू भी P1 से अधिक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हो डेल्टा VAPH लिखा है, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम लोग R की बात करते हैं तो R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और
यहाँ पर जनरली इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू लिखी जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर यहीं पर मैं नोट का एक सेकेंड पॉइंट और आपको बताने जा रहा हूं। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोट। अगर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है तो उसका वोलेटाइल नेचर वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर वेपर प्रेशर जितना अधिक होगा उसका वोलेटाइल नेचर उतना ही अधिक होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं ये वोलेटाइल नेचर किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का, लिक्विड का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली इसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। और वेपर प्रेशर दो या दो से अधिक लिक्विड सब्सटेंस के बीच में कंपेयर करें तो वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन इनवर्सली होता है। यानी कि अगर मैं दो लिक्विड सब्सटेंस के बीच में कंपेयर करता हूँ तो एक लिक्विड सब्सटेंस जिसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू अगर अधिक होगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर उसका वेपर प्रेशर कम है तो उसका वोलेटाइल नेचर भी कम होगा। वहीं पे दूसरी तरफ ऐसा सब्सटेंस जिसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो उसका वोलेटाइल नेचर भी अधिक होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे ये वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वाटर के। और ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों ही लिक्विड सब्सटेंस है और दोनों का ही नेचर वोलेटाइल है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर फेज में आता है, जबकि ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आप देखो कि एथिल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू वाटर से कम है ना, तो जब बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एथिल अल्कोहल की कम है तो उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो वोलेटाइल नेचर भी अधिक होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल नेचर एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल, है ना। ये बातें समझ में आ गई आपको। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। फिर मैं आपको एक थर्ड फैक्टर भी बताने जा रहा हूं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है। और वो थर्ड फैक्टर क्या है, वो थर्ड फैक्टर मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मैं कैपिटल लेटर से लिख देता हूं क्योंकि टेम्परेचर भी कैपिटल से लिखा हूं। तो देखिए ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन इसका सिंबल काई होता है, एक्स जैसा बनाते हैं हम लोग। और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ये लिक्विड सब्सटेंस का वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं दो अलग अलग लिक्विड वोलेटाइल सब्सटेंस में कंपेयर करता हूं तो जिस लिक्विड सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अधिक होगी उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला मैंने बताया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। दूसरी बात मैंने आपको टेम्परेचर बताया, और तीसरी बात मैं क्या आपको बताया, मोल फ्रैक्शन बताया। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया कि वोलेटाइल नेचर डायरेक्टली वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है और वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। अब स्टूडेंट्स मैं आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन और राउट्स लॉ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट कंपोनेंट हमेशा एक ही होता है और उसमें केवल कोई एक ही तरीके का सॉल्यूट मिक्स है, सॉल्युबल है, ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, इसलिए मैंने लिखा लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। राउट्स लॉ एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
फ्रैंकोइस मार्टी राउल्ट नाम था। 1886 में इन्होंने किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताया था, इसी को कहते हैं राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं राउल्ट्स की बात करता हूँ तो राउल्ट्स किसका नाम था? राउल्ट्स लॉ गिवन बाय किसने दिया था? एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये देखिए, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम था सर फ्रैंकोइस मार्टी राउल्ट। और ये जो राउल्ट का लॉ अप्लाई होता है, ये केवल वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होता है। तो ये किसके लिए अप्लाई होता है? वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, किसी भी सॉल्यूशन में पाए जाते हों। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि वोलेटाइल किसको कहते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर फेज में आ जाते हैं। जैसे ऑलमोस्ट जितने भी लिक्विड होते हैं सभी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, सभी गैस वोलेटाइल नेचर के होते हैं। सॉलिड में कुछ सॉलिड तो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, जैसे सोडियम, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सभी सब्लिमेट सब्सटेंस हैं जो वोलेटाइल नेचर वाले होते हैं। लेकिन बहुत ही सारे सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ये किसी भी टेम्परेचर पर वेपर फेज में नहीं आते हैं। जैसे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, है ना, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए राउल्ट्स का लॉ अप्लाई होता है। और ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, या गैस भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सारे लिक्विड वोलेटाइल होते हैं, सभी गैस वोलेटाइल होते हैं, जबकि केवल जो सब्लिमेट नेचर वाले सब्सटेंस होते हैं वही वोलेटाइल होते हैं, बाकी सारे के सारे सॉलिड सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो ये केवल राउल्ट्स का लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होता है। इन्होंने अपना लॉ कब दिया था? इन्होंने अपना लॉ 1886 में बताया था बेटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने सर लगाया है, तो सर इनका नाम नहीं है, इनका नाम तो फ्रैंकोइस मार्टी राउल्ट ही है। सर लगा के हम लोग इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा था, वेपर प्रेशर की फील्ड में बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं सर लगाकर। अब देखिए राउल्ट्स लॉ क्या है। इन्होंने बताया कि P डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द X। तो P क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस है। ये देखिए बेटा, इसको हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। जब पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का अपना जो वेपर प्रेशर होगा, खुद का वेपर प्रेशर होगा, इंडिविजुअल प्रेशर होगा, उसको पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक्स क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस की बात हो रही है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको P नॉट इंटू एक्स कहेंगे। अब ये P नॉट क्या है? ये P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ये देखिए, इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, जिसमें किसी भी तरीके की कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे एथिल अल्कोहल की बात करूं तो एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ये हो गया। अब ये देखिए, इसके बेस पर जो तो हम लोग राउल्ट्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? राउल्ट्स लॉ क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस which equal to the multiplication of mole fraction of volatile substance and vapor pressure of pure component at given temperature। इसी को क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ कह सकते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन से डेफिनेशन बन गया। तो देखिए राउल्ट्स लॉ कैसे कह सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड
एज, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसका डिफिनेशन, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ volatile substance, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, बस वोलेटाइल होना चाहिए। और चाहे सॉलिड हो, चाहे सॉल्वेंट हो, सबके लिए अप्लाई होती है, बस वोलेटाइल होना चाहिए। तो इट इज वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस विच इज इक्वल टू द multiplication magnitude of mole fraction and vapor pressure of pure substance या कंपोनेंट कह सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर, इसी को कहते हैं बेटा राउट्स लॉ कहते हैं। देखिए फिर से देखें, इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, ये केवल वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए अप्लाई होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों के लिए होगा। विच इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस या प्योर कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले से आपको समझ में आ रहा है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन है और उस लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है। सॉल्वेंट मान लीजिए कि मैंने वाटर ले लिया और सॉल्यूट में एथिल अल्कोहल ले लिया, दोनों को मिक्स करके मैं बाइनरी सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ डेरिवेशन करूँगा और वो डेरिवेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा उस डेरिवेशन को। आप जानते हो, थोड़ा सा बातें करते रहे हम लोग, मिटाते समय, इरेज करते समय बातें करते रहे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों ही वोलेटाइल है क्योंकि दोनों ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर फेज में आते हैं। लेकिन अगर दोनों के वोलेटाइल नेचर में कंपेयर करें तो वोलेटाइल नेचर किसका अधिक होगा? वोलेटाइल नेचर एथिल अल्कोहल का अधिक होगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली अधिक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होता है। अब आइए, मैंने आपको बोला कि जैसे हम लोग ले रहे हैं कोई बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं और इस बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट कंपोनेंट यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, C2H5OH है, ये एथिल अल्कोहल है। अब अगर हम दोनों कंपोनेंट में कंपेयर करते हैं, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपोनेंट में अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि दोनों ही वोलेटाइल नेचर का है। तो अगर नेचर की बात करूं मैं, तो नेचर की बेस पर देखेंगे तो ये भी कैसा है? वोलेटाइल नेचर का है और ये भी कैसा है? वोलेटाइल नेचर का है। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की, तो मैं हमेशा सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को N1 सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्यूट को N2 सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन की बात किस में बेटा? लिक्विड या गैसेस फेज में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लिक्विड या गैस के फेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन X1 मानेंगे, इसके मोल फ्रैक्शन को X2 मानेंगे। फिर इसी तरीके से अगर जो तो मैं मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बात करता हूँ, ये वेपर फेज में बात करूँ तो मैं सॉल्वेंट के लिए Y1 ये सिंबल यूज करूँगा और सॉल्यूट के लिए Y2। ये भी बिल्कुल लिक्विड और गैसियस फेज की तरह ही होता है, बस सिंबल चेंज है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ
राउल्ट्स लॉ की बात करता हूँ तो दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, तो राउल्ट्स लॉ इसके ऊपर भी अप्लाइड होता है, यानी कि सॉल्वेंट कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होता है, और साथ ही साथ होता है किस पे अप्लाई होता है बेटा, सॉल्यूट कंपोनेंट पे भी अप्लाइड होता है। तो दोनों पे ही अप्लाइड होगा, दोनों कंपोनेंट पे अप्लाइड होगा। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर दूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसको पार्शियल प्रेशर इसका मैं मानता हूँ कि इसका पार्शियल प्रेशर P1 है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का कितना है, P2 है। तो अगर राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, ऐसे कह सकते हैं इसके लिए। और इसी तरीके से मैं P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2 बोल सकता हूँ, इसके लिए बोल सकता हूँ। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो आइए हम लोग देखें, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बात समझ लीजिए, मैंने क्या बोला कि बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन लेता हूँ जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट एथिल अल्कोहल है। आप जानते हो नेचर के बेस पर कि ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है ना। एथिल अल्कोहल का वोलेटाइल नेचर अधिक है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है वाटर के कंपेयर में। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूँ तो इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है। मोल फ्रैक्शन की बात करता हूँ लिक्विड या गैसेस फेज में तो इसका मोल फ्रैक्शन X1 है, इसका X2 बोल देता हूँ। अगर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है तो Y1 और इसको बोलूँगा Y2। इसी तरीके से जब राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट पे अप्लाई होता है, तो दोनों ही वोलेटाइल हैं तो राउल्ट्स लॉ इस पे भी अप्लाई होगा, राउल्ट्स लॉ इस पे भी अप्लाई होगा। पार्शियल प्रेशर की बात करता हूँ तो इसका पार्शियल प्रेशर P1 है, इसका पार्शियल प्रेशर P2 है। तो P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 हो गया और P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2 हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा और इन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम लोग को ध्यान देना है। इसमें कई सारे फॉर्मूले आएंगे। इन फार्मूले पर नीट में, जेई में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जनरली हर दूसरे साल जो तक क्वेश्चन रिपीट होता ही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, गोइंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम इस पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी मिक्सचर होगा तो उस सॉल्यूशन या मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो P टोटल, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P टोटल इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट P1 प्लस P2, P1 सॉल्वेंट के लिए, P2 सॉल्यूट के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को भी आप ध्यान रखेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें तो P टोटल इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, P1 नॉट इंटू X1 होगी, प्लस P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 नॉट इंटू X2 होगी। दिस इज ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट सॉल्वेंट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकंड मतलब सॉल्यूट के लिए, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, X2। अब अगर हम लोग जानते हैं, देखिए वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होता है, यूनिटी के इक्वल होता है। तो मैं इसी को ऐसे भी कह सकता हूं कि X1 इक्वल टू 1 माइनस X2, ऐसे भी कह सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब अगर मैं इसी वैल्यू को या X1 की वैल्यू को यहां पे मैं पुट कर दूं, देखिएगा, तो अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो देखिए एक अलग से फिर से रिलेशन आया
कि पी टोटल इक्वल टू पी वन नॉट 1 माइनस x2 प्लस पी टू नॉट x2, ये रिलेशन आया। अब अगर P1 का भीतर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा ये आ रहा है P टोटल इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। अब मैं क्या करता हूँ कि इस P2 नॉट x2 को इसकी जगह पे ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसकी जगह पे ले आता हूँ। इनका जो था स्पेस इंटरचेंज कर रहा हूँ केवल विद साइन। तो मैं इसी को ऐसे भी कह सकता हूँ कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2, ऐसे भी कर सकता हूँ। अब देखिए x2 मतलब मोल फ्रैक्शन दोनों जगह कॉमन है ना, तो मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख रहा हूँ कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 कॉमन लिया, ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये हो गया। ये आप देखिए ये एक अलग फार्मूला बना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और इस फार्मूले पे तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 3 है बेटा, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसी को अल्टरनेट वे में कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, तो अगर इसको मैं चेंज ना करूँ, ऐसे ही रहने दूँ, तो मैं x2 की जगह 1 माइनस x1 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोलिए, कर सकता हूँ ना। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, तो x2 की जगह 1 माइनस x1 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अब करने जा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से, सॉरी सेकेंड इक्वेशन से। तो ये देखिए P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 में कोई चेंज नहीं करना है, ये P2 नॉट और x2 की जगह मैं x1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 माइनस x1 लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, भीतर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस P2 नॉट x1, ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसको यहाँ पर लेता हूँ, इनका साइन के साथ स्पेस इंटरचेंज कर रहा हूँ केवल। तो P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 माइनस P2 नॉट x1 प्लस P2 नॉट हो गया। तो इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि P टोटल यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या अगर x1 में कॉमन ले लूँ तो ये x1 हो गया। ये देखिए P1 नॉट माइनस P2 नॉट हो गया प्लस P2 नॉट हो गया। ये एक इक्वेशन बना और इस इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। ये बात आप ध्यान दो, देखो ये फोर्थ इक्वेशन हुआ एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आप चाहे इक्वेशन नंबर 3 को यूज करो, चाहे इक्वेशन नंबर 4 को यूज करो, किसी भी इक्वेशन को यूज करके हम लोग सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, हम लोग इतना मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का या सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या हम लोग इतना प्योर कंपोनेंट का वेपर फेज में प्रेशर निकाल सकते हैं, P1 नॉट या P2 नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर यहीं पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और निकल के आ रही है। ये देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में देखें और x2 की वैल्यू 1 कर देते हैं, x2 की वैल्यू 1, देखिएगा इन इक्वेशन 3 इफ x2 इक्वल टू 1 का मतलब ये यूनिटी है बेटा, क्या है? यूनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो P टोटल इक्वल टू P1 नॉट हो गया, 1 का भीतर मल्टीप्लाई हुआ तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट होगा। तो ये P1 नॉट और P1 नॉट जो तक कैंसिल हो जाएगा, अगर कैंसिल हो गया तो P टोटल इक्वल टू P2 नॉट के इक्वल हो जाएगा। आप देख रहे हो ना। तो यहाँ पे देखिए क्या समझ में आ गया, P टोटल
इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, P2 नॉट के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए P2 नॉट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, X2 क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर यूनिटी आई है तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर सॉल्यूट कंपोनेंट, प्योर सॉल्यूट कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, उसके इक्वल होगा। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। फिर से समझिए, मैंने आपको क्या बोला कि अगर X2 की वैल्यू यूनिटी है, अगर यूनिटी है तो अगर 1 है तो 1 का अगर बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू P2 नॉट की वैल्यू कितनी होगी, P2 नॉट ही होगी। 1 माइनस P नॉट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस P नॉट ही होगी। अब ये माइनस P नॉट और ये P1 नॉट, ये जो था कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, P2 नॉट। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन आया कि अगर कोई ऐसा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यूनिटी है, तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, उस पर डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में देखा, तो इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप देखो x1 की वैल्यू यूनिटी हो जाए, 1 आ जाए, तो अगर 1 का भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट माइनस P2 नॉट हो गया और प्लस P2 नॉट हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, P2 नॉट माइनस P2 नॉट और P2 नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केवल P1 नॉट बचा। यानी कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं कि इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में इफ x1 इक्वल टू 1 अगर यूनिटी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे, ये जो P टोटल की वैल्यू है, ये P टोटल की वैल्यू P1 नॉट पे डिपेंड करती है। P1 नॉट क्या है बेटा, इट इज द, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो किस कंपोनेंट का बेटा, सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूट का। तो ये मैं लिख भी देता हूं, आप टेंशन मत लेना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इतना फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहले फार्मूले, दूसरे फार्मूले, तीसरे फार्मूले, चौथे फार्मूले, थर्ड फार्मूला यूज कीजिए या फोर्थ फार्मूला यूज कीजिए, दोनों में से किसी भी फार्मूले पे अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो चाहे आप इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, कोई भी फार्मूला आप यूज करो, तो देखिए 3 फार्मूले आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये देखिए आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको नोट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, और ये नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है, और आइडियल सॉल्यूशन में भी जो है उस सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, एक दूसरे में पूरे तरीके से मिल जाते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। जैसे सस्पेंशन हो गया, तो सस्पेंशन के केस में जो है, इमल्सन के केस में आप क्या देखोगे बेटा कि अगर वाटर में ऑयल को मिला देते हैं या ऑयल में वाटर को मिला देते हैं, तो क्या दोनों आपस में मिक्सअप होते हैं क्या, नहीं, वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। वहाँ पर भी दोनों लिक्विड सब्सटेंस है, वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, इसलिए राउल्ट्स का लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। याद रखिएगा, राउल्ट्स का लॉ केवल वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए नोट का मैंने पहला पॉइंट लिखा है, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल। राउल्ट्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली इफ टू कंपोनेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, ओनली इफ टू कंपोनेंट्स दैट इज वोलेटाइल लिक्विड
फॉर्म अ सॉल्यूशन, और कैसा सॉल्यूशन बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर यहाँ पे दोनों लिक्विड सब्सटेंस आपस में मिक्सबल ना हो, पार्शियली मिक्सबल हो, इनकम्प्लीटली मिक्सबल हो, तो वहाँ पे राउल्स लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने आपको ऑयल और वाटर वाला एग्जांपल दिया, देखिएगा, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ टू लिक्विड्स, जैसे टू लिक्विड कौन से होंगे बेटा, आप देखो यहाँ पे जैसे कि ऑयल हो गया एंड वाटर, इस तरीके का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, आर नॉट कंप्लीटली मिक्सबल। और जब कंप्लीटली मिक्सबल नहीं होगा तो ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक टाइप हो जाएगा। फिर आप देखो राउल्स लॉ केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी वेरी लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो दूसरा नोट का पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है कि लिक्विड पेयर्स डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी लिक्विड पेयर्स दैट ओबे द राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो केवल आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेट इज नंबर ऑफ moles of solute are very 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 lesser as compared to the number of moles of solvent। ये बातें आप ध्यान रखिएगा बेटा। फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है, ये YA सिंबल क्या है बेटा, इट इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फॉर सॉल्वेंट। ए का मतलब सॉल्वेंट के लिए, YB क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फॉर सॉल्यूट कंपोनेंट, ठीक है ना, मतलब दोनों वोलेटाइल नेचर के होने चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये YA एंड YB ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन वेपर फेज। वेपर फेज में बेटा अगर लिक्विड या गैस फेज में होता तो उसको XA XB कर सकते थे या X1 X2 कर सकते थे। तो ये Y1 YA किसके लिए है, YA आप ध्यान रखना कि सॉल्वेंट के लिए है, और YB किसके लिए है बेटा, ये सॉल्यूट के लिए है ना। इसको मैं रेड मार्क से कर देता हूँ, देखें YB, ये YB किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, और YA किसके लिए बेटा, सॉल्वेंट के लिए। बात आप ध्यान रखोगे। PA क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो दोनों को मिला के जो था सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि PA इक्वल टू YA इंटू P टोटल कर सकता हूँ। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाल सकते हैं। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट निकाल सकते हैं, P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से YB क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट इन वेपर फेज। PB क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि PB इक्वल टू YB इंटू P टोटल, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ सॉल्यूट इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब मैं आपको नोट का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जरा आप समझिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने और जा रहा हूँ आपको नोट का। ये नोट का 4th पॉइंट होगा। इस पॉइंट को आप समझोगे। मैं 2 पॉइंट इरेज कर रहा हूँ, मैं 2 पॉइंट मिटा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। ये देखिए मैं 4th पॉइंट बताने जा रहा हूं, और ये 4th पॉइंट क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन may be increase or decrease
on increasing mole fraction of any of component, any of component का मतलब क्या हो गया, चाहे वो सॉल्वेंट कंपोनेंट हो चाहे सॉल्वेंट कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सॉल्यूट के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को मैं x2 से रिप्रेजेंट करता हूं और सॉल्वेंट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को मैं x1 से रिप्रेजेंट करता हूं। ये दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में भी इंक्रीज और डिक्रीज, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है बेटा। ये मैंने आपको इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो पहले मैंने डेरिवेशन बताया है उसमें आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ आगे के पॉइंट पढ़ेंगे और आगे का पॉइंट क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ एंड व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी या डिफरेंसेस भी कह सकते हो बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। अगर बेटा हम लोग देखें हेनरी लॉ की बात करते हैं, ये देखिए हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ, अगर दोनों को देखें तो इनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेज हैं, ये हम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा सब लोग ध्यान से। हेनरी लॉ में पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है गैसियस सब्सटेंस के, और गैस सब्सटेंस वोलेटाइल है बेटा। यहाँ पर भी आप देखोगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है वोलेटाइल सब्सटेंस के। ये पार्शियल वेपर प्रेशर ये भी है, पार्शियल वेपर प्रेशर ये भी है। ये मोल फ्रैक्शन गैस सब्सटेंस के लिए है, ये मोल फ्रैक्शन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए है। तो ये देखिए ये सिमिलरिटी है कि नहीं दोनों में, आप देख रहे हो ना, दोनों में सिमिलरिटी है। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट किसका है, सिमिलैरिटीज का है ये, ठीक है ना। ये देखिए इसको अगर मैं कहूँ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये देखिए ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस सब्सटेंस, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैस भी वोलेटाइल होता है बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस। ये क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। तो ये देखिए ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि ये वोलेटाइल सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है बेटा, लिक्विड भी हो सकता है, गैस कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलरिटी आपने देखा कि दोनों ही इक्वेशन में पार्शियल वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पर। ये मैं कह दूं कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना। दोनों ही लॉ में आप देखोगे कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स को लिया गया है। किसको लिया गया है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के। तो देखिए यहाँ पर भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये देखिए वोलेटाइल कंपोनेंट है या वोलेटाइल सब्सटेंस है, इस पे ही काम करेगा। और इसके केस में भी आप देखोगे कि वोलेटाइल ही है, वोलेटाइल कंपोनेंट है, सब्सटेंस है। ये दोनों में सिमिलरिटी हो गई। अब डिफरेंस कहाँ पे होता है, अगर मैं इस लॉ को सिंप्लीफाई करूँ तो P इक्वल टू, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, P इक्वल टू
यहाँ पे कांस्टेंट के एच होगा और ये एक्स हो गया। और अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ तो P इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स होगा। ये मैंने आपको सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर के एच क्या है, इसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैसेस सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और ये पी नॉट क्या है, अगर इस पी नॉट की बात करूं तो ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये कहलाता है। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसको लेकर है, के एच वैल्यू को लेकर है, पी नॉट वैल्यू को लेकर है। यानी कि डिफरेंसेज या डिसिमिलरिटी बिटवीन कांस्टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कांस्टेंट पी नॉट है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बेटा, के एच है। आया समझ में। फिर यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। कई बार क्वेश्चन कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ऐसा बोला गया है। राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ऐसा बोला गया है। आप देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कई बार ये कहा गया है कि प्रूव दैट राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इस बात को आप प्रूफ कीजिए, इस बात को बताइए, इसके बारे में आप अपने व्यू लिखिए कि ऐसा क्यों है कि राउल्ट्स लॉ को हेनरी लॉ का स्पेशल केस कहा जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमने लिया है वोलेटाइल गैस सब्सटेंस के लिए, केवल गैस सब्सटेंस के लिए, जबकि यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ठीक है ना। मैंने बोला कि लिक्विड और गैस सभी सब्सटेंस वोलेटाइल नेचर के होते हैं। सॉलिड में केवल कुछ ही सब्सटेंस वोलेटाइल होते हैं जो सबलिमिट नेचर वाले होते हैं। वो कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे जितने भी, जैसे कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, सोडियम, आयोडीन, ये सब सबलिमिट सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है। तो सभी जो है वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होता है, जबकि ये किसके लिए है, केवल गैस के लिए है। गैस भी वोलेटाइल है, लेकिन ये लिक्विड और सॉलिड के लिए एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि ये सबके लिए जो है एक्सप्लेन करता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज द एडवांस फॉर्म, डेवलप्ड फॉर्म, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इस तरीके से आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड, पहले केम फन नाम था, अब मैंने चेंज कर दिया, ऑर्बिटल वर्ल्ड, ORBITAL, ऑर्बिटल कैपिटल लेटर से, वर्ल्ड WORLD कैपिटल लेटर से। ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेशनशिप में सबको शेयर कीजिए, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए मैं अपना वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप खुश रहिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए। थैंक यू।